मैं आज आपको ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के संबंध में चर्चा करूंगा। दरअसल बंगाल का जो सूबा है ये भारत का सबसे बड़ा सूबा है और भारत की 1/4 आबादी इसी जगह से आती है। मैं आपको बताऊं ये बंगाल सबसे बड़ा है और इस बंगाल में पूरा बिहार आता है, उड़ीसा आती है और आज का सारा बांग्लादेश भी इसी में आता था। तो इन सबको मिला दो और इसके साथ पश्चिम बंगाल और है, मतलब आज का पूरा बिहार, उड़ीसा, आसाम और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, अगर इन सबको मिला दिया जाए तो उस समय का बंगाल बनता था। तो आप समझ गए होंगे बंगाल भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। 1705 में इसकी आबादी 15,000 थी, जो 1750 तक बढ़कर 1 लाख हो गई और ढाका और मुर्शिदाबाद इसके सबसे बड़े शहर थे। बंगाल की जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तरवर्ती मुगल सम्राट बहुत कमजोर हुए और बहुत सारे प्रांतीय नए राज्यों का निर्माण हुआ जिनमें बंगाल भी था। तो बंगाल की जो स्थापना है वो मुर्शिद कुली खान ने की। बंगाल की जो स्थापना है वो मुर्शिद कुली खान ने की थी और इसके मुर्शिद कुली खान के बाद सुजाउद्दीन बंगाल के बने, उसके बाद अलीवर्दी खान बने। कई लोग इस तरह से क्रम से ये बंगाल के नवाब बनते हैं। स्थापना हुई बंगाल की मुर्शिद कुली खान के समय। लेकिन बताते अलीवर्दी के खान के समय बंगाल इतना संपन्न हो गया कि इसे भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। तो अलीवर्दी खान के समय बंगाल इतना संपन्न हो गया कि इसे भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा बंगाल। तो बंगाल बहुत संपन्न राज्य था। यहाँ कहा जाता है यहाँ सिर्फ सोना आता था और इसी दलदल में समाप्त हो जाता था। लेकिन अलीवर्दी खां के बाद इनके कोई बेटा नहीं था। अलीवर्दी खां के 3 बेटियां थी। अलीवर्दी खां के 3 बेटियां थी। उसमें एक सिराजुद्दौला की मां थी, एक इसकी मौसी थी घसीटी बेगम और एक उड़िया का नवाब शौकत जंग। शौकत जंग था। ये 3 लोग थे, मतलब उसके कोई पुत्र नहीं था, तीनों बेटियां थी और अलीवर्दी की मृत्यु के बाद सिराज उत्तराधिकारी हुआ। तो मैं यहाँ आपसे थोड़ी सी चर्चा और कर दूं कि अंग्रेज कहाँ से आ गए बंगाल में। तो दरअसल बंगाल की स्थापना हुई मुर्शिद कुली खां के समय और मुगल सम्राट जो शाहजहां थे, शाहजहां का दूसरा पुत्र था, उसका नाम था शाह सुजा। शाहजहां का जो दूसरा पुत्र था उसका नाम था शाह सुजा और शाह सुजा ने 1651 में 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी को हुगली में कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। हुगली में कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। मैं आप इसको नीचे लिख देता हूं। तो शाह सुजा ने हुगली में 1651 में कारखाना खोलने की अनुमति दी थी और शाह सुजा शाहजहां का दूसरा पुत्र था। बाद में इस बंगाल का जो अगला गवर्नर था उसने इस व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया, मतलब मीर जुमला जो था उसने इस व्यापार को रोक दिया
लेकिन उसके बाद मीर जुमला के बाद ये 1658 में व्यापार रुका ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर। इसके बाद 1658 में ही शाइस्ता खां बंगाल का नवाब बन के आया, शाइस्ता खां, और इसने दोबारा फिर व्यापार को जारी कर दिया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी पुनः व्यापार करने लगी। तो कंपनी को फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिली थी 1651 में शाह शुजा के द्वारा। दरअसल मैं आपको एक घटना बताना चाहूँ, एक डॉक्टर बॉटन है, और डॉक्टर बॉटन ने मुगल दरबार की एक महिला का, उसको एक फोड़ा हो गया था, उसका एक सफल इलाज किया और वो ठीक हो गई। तो इसी समय इसी वजह से केवल 3000 रुपए के बदले, केवल 3000 रुपए के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त हो गया था। केवल 3000 रुपए के बदले व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में और बिहार में और उड़ीसा में, केवल 3000 रुपए के बदले। ये चलता रहा। 1651 में ये मिला था अधिकार शाह शुजा के समय, बाद में इसको रोक दिया गया और फिर उसके बाद मीर जुमला के समय रोका गया, फिर शाइस्ता खां के समय फिर जारी कर दिया गया इस अधिकार पत्र। ये चलता रहा। आगे चलकर इसका रिन्यूअल करता है फर्रुखियत। अभी ये 3000 रुपए के बदले व्यापार करते हैं, लेकिन 1717 में जब फर्रुखियत, ये भी मुगल सम्राट है, जब ये मुगल सम्राट बनता है तो ये जो 3000 रुपए की छूट है ये इसको भी खत्म कर देते हैं। फिर मुफ्त में, फ्री में ईस्ट इंडिया कंपनी बिना पैसे दिए व्यापार कर सकती है। इसको हम दूसरी भाषा में अगर कहना चाहें तो इसको दस्तक कह सकते हैं। दस्तक कह सकते हैं। दस्तक एक निःशुल्क व्यापारिक पारपत्र था, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापार में इसका इस्तेमाल करती थी। अब मैं इधर ही आता हूँ आपसे, और दूसरी बात ये है कि व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया धीरे धीरे अपना पैर फैलाने लगी। पहले ये शोरा का, नमक का ये व्यापार करती थी, बाद में ये इसने व्यापारिक कार्य अपने और ज़्यादा बढ़ा दिए। और इधर अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। अलीवर्दी खां के समय कहा जाता है, इनके समय, ये बंगाल के गवर्नर थे, इनके समय बंगाल इतना संपन्न हो गया कि ये भारत का स्वर्ग हो गया, और इनकी मृत्यु होती है। इनकी मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बनता है। सिराजुद्दौला बनता है। अलीवर्दी खां की एक स्टेटमेंट और कहते हैं कि अलीवर्दी खां यूरोपियों के बारे में कहते हैं कि यूरोपीय जो है मधुमक्खियों के समान है, अगर इन्हें काटोगे नहीं तो ये शहद देंगी, अगर काटोगे तो इन्हें, अगर इन्हें छेड़ोगे तो ये काट काट कर मार डालेंगे। तो अलीवर्दी खां ने जो यूरोपीय हैं इनकी तुलना मधुमक्खियों से की थी। इनकी तुलना जो है मधुमक्खियों से की थी अलीवर्दी खां। तो सिराज शासक बनता है। अब सिराज जब गवर्नर बना तो सिराज की और अंग्रेजों की संबंध खराब हो गए, और ये संबंध खराब होने के कई कारण। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां के बाद नवाब बनते हैं। पहली बात तो ये अपने सभी विरोधियों को समाप्त करते हैं, जिनमें इनकी मौसी घसीटी बेगम है, जिनमें पूर्णिया के नवाब शौकत जंग हैं, और एक ये स्वयं उनकी पुत्री के बेटे हैं। दोनों को समाप्त करने के बाद ये बंगाल की नवाबी प्राप्त करते हैं। अब इनके अंग्रेजों के संबंध खराब हुए कुछ वजहों से। उसमें पहली वजह ये थी कि जब ये सिराज नवाब बने तो कंपनी ने इनको कोई उपहार नहीं पहुंचाया, न कोई सम्मान दिया, न उचित सम्मान मिला इनको, इसलिए नाराज थे। जब ये बने नवाब तो कंपनी ने इनको न उपहार दिया, कुल उचित सम्मान नहीं दिया। दूसरी बात ये, जो दस्तक था इसका दुरुपयोग बहुत हो रहा है। जो दस्तक जारी किया गया था शाह शुजा के द्वारा,
उस दस्तक का काफ़ी दुरुपयोग हो रहा था। दरअसल इस दस्तक को बाद में फरुखसियर ने, मैंने बोला, रिन्यू कर दिया और जो 3000 रुपये का शुल्क था वो भी खत्म हो गया। तीसरी बात जो थी, जो फोर्ट विलियम है, फोर्ट विलियम है, इसी में एक फैक्ट्री पड़ती है पास में, कासिम बाजार फैक्ट्री। फोर्ट विलियम के अधीन ही आती, और इस फैक्ट्री का नवाब निरीक्षण करना चाहता था, लेकिन अंग्रेजों ने निरीक्षण की अनुमति नहीं दी। तो इस वजह से भी संबंध खराब हो गए। और एक और बड़ी वजह इसकी, इन्होंने फोर्ट विलियम की हाल ही में किलेबंदी की। दरअसल ये फोर्ट विलियम वो स्थान है जहां अंग्रेज अपना व्यापारिक सामान रखते हैं, तो इस जगह की सिक्योरिटी भी अच्छी खासी होनी चाहिए। तो इसकी दीवारें ऊंची ऊंची की, लेकिन जब इसकी दीवारें ऊंची ऊंची आप करेंगे और इसकी किलेबंदी करेंगे तो इसके अंदर क्या हो रहा है, नवाब इस क्षेत्र का शासक है, तो उसे देखने की उसकी शक्ति है, उसे देखने जाने देना होगा आपको। लेकिन नवाब को उन्होंने फैक्ट्री का भी निरीक्षण नहीं करने दिया। तो इस वजह से सिराजुद्दौला और नवाब, और जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसके और अंग्रेजों के संबंध खराब हुए। सिराज इससे नाराज हुआ और उसने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। उसने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। उसने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। कलकत्ता पर अधिकार कर लिया तो यहाँ पर जो गवर्नर था, अंग्रेजी गवर्नर, ड्रेक नाम था उसका, ड्रेक यहाँ से भागकर एक द्वीप था फुल्टा द्वीप, फुल्टा द्वीप पर उसने शरण ली। तो गवर्नर जनरल था ड्रेक, वो यहाँ से भाग गया कलकत्ता से, और ये ज्वारग्रस्त द्वीप था, फुल्टा द्वीप है ये ज्वारग्रस्त द्वीप था फुल्टा द्वीप, इस पे उसने शरण ली, जान बचाकर भाग गया। बाद में मद्रास से किलायब को भेजा गया, किलायब आया और किलायब के साथ वाटसन भी आया। तो किलायब ने वाटसन की मदद से पुनः कलकत्ता पर अधिकार कर लिया, पुनः कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। मेरी बात समझ गए होंगे आप। सबसे पहले सिराज ने नाराज होकर कलकत्ता पर अधिकार किया। यहाँ जो गवर्नर था ड्रेक डर के मारे भाग गया और एक ज्वारग्रस्त द्वीप था फुल्टा, उस पर चला गया, वहाँ शरण ली। खतरा था काफ़ी, कभी भी ज्वार आ सकता था, ठीक है। तो इसके बाद जब ये भाग गया तो मद्रास की अंग्रेजी सेना को अनुमति दी गई और मद्रास से किलायब आया और किलायब का सहयोगी वाटसन आया। इन दोनों की मदद से अंग्रेजों ने पुनः कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। लेकिन इसके बीच में एक घटना हो गई। इसके बीच में एक घटना हुई कि सिराज ने जब कलकत्ता पर अधिकार किया था, मैं इसको मिटाता हूं, सिराज ने जब कलकत्ता पर अधिकार किया तो वहां से कई अंग्रेजों को पकड़ा, जिनमें वाटसन भी था, और इन सबको एक छोटे से कमरे में कहा जाता है कि बंद कर दिया, जिसमें दम घुटने से ज़्यादातर लोगों की मौत हो गई। अलग अलग किताबों में ये अलग अलग आंकड़ा रहता है, किसी किताब में 146 हैं, किसी में कुछ दिया रहता है, किसी में कुछ दिया रहता है। लेकिन इस पूरी घटना को माना जाता है ब्लैक होल की घटना। आपसे तो सिर्फ ये पूछा जाएगा कि ब्लैक होल की घटना किसके समय हुई, तो आप बता दें कि ये घटना सिराजुद्दौला के समय, और ये घटना जो है 20-21 जून 1756 की है। ये घटना 20-21 जून 1756 की है, जिसमें एक छोटे से कमरे में 146 लोगों को बंद कर दिया जाता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग आंकड़े नहीं हैं, और उसमें एक
व्यक्ति हैं उनका नाम है मिस्टर हालवे। ये मिस्टर हालवे से ये कहा जा रहा है कि लगभग 21 लोग ही बच पाए, 21 लोग ही बच पाए। शेष लोग गर्मी की वजह से, ये जून का महीना है, गर्मी की वजह से या घुटन से ज्यादातर लोगों की मौत हो गई। एक लेखक भी है गुलाम हुसैन, उन्होंने भी इस घटना का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। दूसरी जगहों से भी ये घटना नहीं मिलती है। इसी समय के लेखक, उन्होंने भी इसका कहीं उल्लेख नहीं किया। ये बात पूरी तरह से सही है, गलत है, लेकिन अंग्रेजों ने इसका अपने फायदे के लिए बहुत इस्तेमाल किया और देश और विदेश में भी, मतलब इंग्लैंड में भी इस बात का अगले 7 वर्ष तक खूब प्रचार किया। इसका खूब फायदा उठाया कि बंगाल के नवाब और भारत के शासक कितने रूढ़ हैं, जिनके अंदर मानवीय संवेदना नाम की चीज़ नहीं है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इतने छोटे से कमरे में इतने लोगों को रखना काफ़ी मुश्किल बात है। इतने लोग आने किसी भी तरह से नहीं आ सकते, तो इस घटना को खूब बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। तो ये ब्लैक होल की घटना हुई है सिराजुद्दौला के समय 20-21 जून 1756 को। आपकी कई परीक्षाओं में पूछा गया। इसके बाद सिराज के खिलाफ षड्यंत्र चालू होता है। इसके खिलाफ बाद अब सिराज से सभी नाराज हो जाते हैं, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से, और इसी के समय एक युद्ध होता है भारत में जिसे कहते हैं प्लासी का। प्लासी का जो युद्ध है वो हुआ है 1757। इस समय सिराज का जो सेनापति था वो मीर जाफर था। तो इसमें मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ, अमीचंद, इन सब ने किलाइव से मिलकर सिराज के खिलाफ, सिराजुद्दौला के खिलाफ एक षड्यंत्र किया। कहा कि सिराज को युद्ध में साथ नहीं देना है, और बताया कि बाद में सिराज के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाएगा। पूरी किलाइव के साथ पूरा षड्यंत्र हुआ इसमें। कुल मिलाकर 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में केवल 2 लोग ईमानदारी से लड़े। एक मीर मदान और दूसरे मोहनलाल। केवल 2 व्यक्ति ऐसे थे जो पूरी ईमानदारी से सिराजुद्दौला के साथ युद्ध किए। और मीर जाफर, यार लतीफ खां, मीर जाफर, यार लतीफ और राय दुर्लभ, ये 3 नवाब की सेना के 3 ये प्रमुख सेनापति थे जिन पर कार्यभार था। तीनों युद्ध में एक भी गोला नहीं दागे और भाग गए। और मीर जाफर ने खुद कहा सिराज से कि वो भी युद्ध से अपनी जान बचाकर भाग जाए। जब वो युद्ध से जान बचाकर अपनी भाग रहा था, तो मीर जाफर का जो पुत्र था, इसका जो पुत्र था उसका नाम था मीर मारन, और मीर मारन ने सिराजुद्दौला का सर धड़ से अलग कर दिया। कुल मिलाकर सिराजुद्दौला की मौत हो गई। सिराजुद्दौला की मौत हो गई, और इसके बाद बंगाल में अंग्रेजों का खूब बोलबाला चला। प्लासी का युद्ध 1757 में, और ब्लैक होल की घटना भी हुई है सिराजुद्दौला के समय। इसके बाद क्या होता है? प्लासी के युद्ध के बाद कई इतिहासकार अपनी अलग अलग राय देते हैं। के.एम. पनिक्कर कहते हैं प्लासी के युद्ध में, के.एम. पनिक्कर ने कहा कि
यह एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी लोगों ने और मीर जाफर ने मिलकर नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। ये बताते हैं ये क्या था, एक सौदा था, और जिसमें मीर जाफर और धनी लोग, बंगाल के जगत सेठ था, जगत सेठ सबसे बड़ा व्यापारी था, इन लोगों ने मिलकर नवाब को बेच दिया। तो ये पनिक्कर के शब्दों में था। यदुनाथ सरकार भी कहते हैं, यदुनाथ सरकार ने कहा कि मध्यकालीन युग समाप्त हो गया। इस युद्ध के बाद मध्यकालीन युग जो है ये समाप्त हो गया और आधुनिक युग की शुरुआत हुई। मध्यकालीन युग समाप्त हो गया मतलब पुरानी तरीकों से जो युद्ध होते थे उनके तौर तरीके बदल गए और ये आधुनिक भारत जैसी शुरुआत हो गई। यदुनाथ सरकार ने कहा जो पुरानी व्यवस्थाएं थी वो खत्म हो गई और नए सिरे से नई व्यवस्थाओं का शुभारंभ हुआ प्लासी के युद्ध के बाद। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, 1757 से लेकर के 1760 के बीच अंग्रेजों ने बंगाल में भयानक लूट मचाई। 3 करोड़ रुपए तो युद्ध हार जाने के रूप में मीर जाफर से लिए गए। 3 करोड़ रुपए लिए गए युद्ध हार जाने के रूप में, हार जाने, जिसमें लमसम 37 लाख रुपए के आसपास क्लाइव को मिले। सबको उसका हिस्सा मिला, सबको एक तरह से बहुत लूट मचा दी 1757। एक बार ये लोक सेवा आयोग द्वारा किसी परीक्षा में पूछा भी गया था कि अंग्रेजों ने बंगाल को सबसे ज्यादा कब लूटा, तो ये वही टाइम है 1757 से लेकर 1760। और मीर जाफर भी बहुत परेशान हो गया अंग्रेजों की पैसों की मांग से, बहुत दुखी हो गया और एक समय ऐसा आता है कि वो स्वयं ही गद्दी छोड़ने का मन बना लेता है ना, वो मैं आगे चर्चा करूंगा आपको। तो अभी मीर जाफर आ गया। दरअसल मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का लीडर कहा जाता है। मीर जाफर को जो कर्नल क्लाइव का लीडर कहा जाता है। इसने मीर जाफर ने एक 24 परगना है, एक क्षेत्र है, इसकी जो है जमींदारी मुगल बादशाह से कहकर क्लाइव को दिलवाई और इसी ने उमरा की उपाधि भी दिलवाई थी क्लाइव को। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस समय दीवानी या जमींदारी देने का अधिकार अभी भी मुगल सम्राट के पास ही है, वही कोई उपाधि दे सकता है। तो उमरा की जो उपाधि है क्लाइव को दी गई थी मुगल सम्राट के द्वारा और 24 परगना की जमींदारी भी दी गई थी मुगल सम्राट के द्वारा। ये दोनों चीजें क्लाइव को दिलवाई थी किसने? मीर जाफर ने दिलवाई थी। इसके बाद भी मीर जाफर से वो अक्सर पैसे की मांग किया ही करते रहते थे। एक समय ऐसा आया कि मीर जाफर ने स्वयं ही फैसला कर लिया कि वो अब नवाबी नहीं लेगा। इधर अंग्रेजों ने भी इसी का एक जामाता था, उसका नाम था मीर कासिम, इससे समझौता कर लिया मीर कासिम। और मीर जाफर के बाद अगला नवाब बन गया कौन? मीर कासिम। अगला नवाब बना कब? 1760 में बना। 1760 में बना है और ये 1760 से 1763 तक रहा है। तो मीर जाफर के बाद अगला जवान नवाब बना है मीर कासिम।
ये अलीवर्दी खां के बाद में जितने भी उत्तराधिकारी हुए उनमें ये सबसे योग्य आदमी था मीर कासिम। जैसे ये नवाब बना बंगाल का, इसका पहला काम था ये अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से ले गया मुंगेर। कई बार ये भी पूछा गया कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी कौन ले गया, तो मीर कासिम। और इसने यही मुंगेर में एक तोड़ेदार बंदूकों का कारखाना लगवाया। तोड़ेदार बंदूकों का क्या लगवाया था, कारखाना लगवाया। उसको पता था कि अंग्रेजों से युद्ध आज नहीं तो कल होना ही है, तो इसके लिए तैयारी पहले से ही कर लेनी चाहिए। चलता रहा सब। जब नवाब बना बहुत सारा उसने इनाम दिया, क्लाइव को, वेंसिटार्ट को, सबको पैसे मिले, बंदूकों का कारखाना भी लग गया। अब कुछ वजह ऐसी थी जिससे संबंध मीर कासिम के और अंग्रेजों के खराब हुए। इसमें सबसे बड़ी वजह की मैं चर्चा करूं। इसमें सबसे बड़ी वजह थी जो मैंने आपको बताई थी, जो दस्तक मिला था अंग्रेजों को 1651 में दरअसल शाहसुजा के द्वारा दिया गया था ये, है ना। तब 3000 रुपये का टैक्स लिया जाता था, लेकिन फर्रुखसियर ने इसको ख़त्म कर दिया और बिल्कुल निःशुल्क व्यापार करने की छूट दे दी थी। बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में। फर्रुखसियर मुगल बादशाह था फर्रुखसियर उसके समय। ये दस्तक निःशुल्क व्यापारिक पारपत्र था, निःशुल्क व्यापारिक पारपत्र, निःशुल्क व्यापारिक पारपत्र था, जिसको कोई भी दिखाकर, दरअसल ये दस्तक मिला तो ईस्ट इंडिया कंपनी को था। मैं दस्तक के बारे में थोड़ी आपसे चर्चा करूं। ये दस्तक वास्तव में मिला तो ईस्ट इंडिया कंपनी को था। ये दस्तक जो है किसको मिला था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था। मतलब कंपनी को मिला था निःशुल्क व्यापार करने का, लेकिन इस दस्तक का दुरुपयोग अंग्रेज स्वयं अपने निजी व्यापार में भी करते थे। अंग्रेज इसमें किसका उपयोग में करते थे, निजी व्यापार। एक और बात, वो अपने भारतीय दोस्तों का भी सामान पास करवा देते थे। जो उनके भारतीय मित्र थे ना, उनके व्यापार में भी इसी दस्तक का दुरुपयोग करते थे। तो दस्तक का काफी दुरुपयोग होता था। तो दस्तक का जो अधिकार पत्र था मिला तो कंपनी को होता था। मतलब कंपनी का माल बिना किसी शुल्क के पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बिना किसी शुल्क दिए जाएगा। लेकिन अंग्रेज अधिकारी जो अपना खुद का माल होता था उसको भी बताते थे ये कंपनी का है। तो जो नवाब को टैक्स मिलना था वो नहीं मिल पाता। समस्या इसलिए और खराब हो गई कि भारतीयों का जो माल जाता था वो ये कह देते थे कि मान लीजिए 500 रुपये का टैक्स है, तो कहते थे वो आप मुझे 100 रुपये दे दो, हम आपका माल पास करा देंगे। तो ज़्यादातर 400 रुपये का फायदा हो रहा है, तो ज़्यादातर भारतीय व्यापारी उनको 100 रुपये दे देते थे। अब ये 100 रुपये तो अंग्रेजों के जेब में जाते थे, ऊपर से व्यापार भी प्रतिबंधित होता था। तो मीर कासिम टैलेंटेड आदमी था, अच्छा बंगाल का नवाब था मीर कासिम। उसने ये जो दस्तक था इसको समाप्त कर दिया। कह दिया कि अब दस्तक की कोई आवश्यकता नहीं है, पूरे बंगाल में सभी निःशुल्क व्यापार करें। बंगाल में व्यापार करने के लिए बिहार में किसी को भी कोई दस्तक नहीं चुकानी। ये अंग्रेजों को बुरा लगा। ये क्यों बुरा लगा ये तो समझ में नहीं आया। ये आप शुल्क नहीं दे रहे हैं, अब नवाब ने कृपा कर दी अपनी जनता पर, उसका भी शुल्क माफ कर दिया, आपको क्या तकलीफ हो रही है। मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच सबसे बड़ी टेंशन इसी दस्तक को समाप्त करने की थी, जो उसने दस्तक समाप्त कर दी। हालांकि दस्तक समाप्त करने से मीर कासिम को ही नुकसान था, लेकिन फिर भी पब्लिक को अधिक फायदा था। जनता अब अंग्रेजों की भांति बिना कोई शुल्क दिए व्यापार कर सकती। तो इस दस्तक को लेकर, इसी को लेकर के मीर कासिम और अंग्रेजों के संबंध खराब हुए, बड़ी बात। इसके बाद
1763 में मीर कासिम को अंग्रेजों ने पद से हटा दिया, इसको पद से हटा दिया, 1763 में हटा दिया। इसके बाद मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच 3 युद्ध होते हैं। एक कारवां का युद्ध होता है, एक कारवां का युद्ध है, एक गिरिया का युद्ध है और एक उद्धोनला का युद्ध। ये 3 युद्ध होते हैं इस मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच। मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच ये 3 युद्ध होते हैं और इन तीनों युद्धों में मीर कासिम हार जाता है और अंग्रेज जीत जाते हैं। बंगाल की नवाबी भी छिन गई, युद्ध में भी हार गया। अब वो मारा पूरे बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में घूम रहा है। वो किसी भी तरह मदद चाह रहा है, कहीं से भी मदद मिले। अंग्रेजों के तो परेशान किए और भी लोग, तो जिन लोगों ने नवाब का साथ दिया आगे चलकर, उनमें अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। दरअसल अगले साल 1764 में इतिहास प्रसिद्ध बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध होता है कब? 22-23 अक्टूबर 1764 को होता है बक्सर का युद्ध। ये बक्सर बिहार में पड़ता है और इस युद्ध में एक तरफ जो है, जो भारतीयों की तरफ है, उसमें मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय है। दूसरा अवध का नवाब है, अवध का नवाब है शुजाउद्दौला। तीसरा बंगाल का अपदस्थ नवाब है, मीर कासिम। ये 3 लोग एक तरफ हैं, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय है, अवध का नवाब शुजाउद्दौला है और बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम है। और सामने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा है मेजर हेक्टर मुनरो। प्लासी का युद्ध धोखे से लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई, लेकिन मानसिक रूप से वो जरूर मजबूत हुए उस युद्ध को जीतने के बाद। लेकिन बक्सर का युद्ध आमने सामने लड़ा गया और इस युद्ध में भारतीयों की पूर्णतः पराजय हुई। और इसके बाद प्लासी के युद्ध की जीत ने बक्सर के युद्ध ने मोहर लगा दी। प्लासी में जो युद्ध हुआ वो एक सौदा था, वो युद्ध नहीं था, लेकिन बक्सर की जीत ने अंग्रेजों के द्वार, पूरे भारत के द्वार अंग्रेजों के लिए खोल दिए। और इसके बाद जब इन तीनों की पराजय हुई तो मुगल सम्राट भी बहुत दिनों तक देश में दर भागा, अवध का नवाब भी भागा और बाद में दोनों की अंग्रेजों के साथ संधि हुई। तो एक संधि होती है, इसे कहते हैं इलाहाबाद की संधि, और ये हुई है 12 अगस्त 1765 और ये संधि हुई है अवध के नवाब मुगल सम्राट, ये संधि हुई है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच। मैं आपको बता दूं, क्लाइव 1765 में दोबारा आया है गवर्नर बनकर, दोबारा पुणे आया है 1765 में, और पहली बार जब आया दोबारा तो पहली बार ये संधि करता है
शाह आलम और किलायत के बीच संधि हुई है। कौन सी? इलाहाबाद की संधि। इसमें जो कड़ा और मानेकपुर के जिले हैं वो अवध के नवाब से लेकर के मुगल सम्राट को बेच दिए 50 लाख रुपए में। इसमें दो बड़ी बात है, वो आप याद रखें। कंपनी को पहली बात, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की क्या मिली है? दीवानी मिल गई। दीवानी का मतलब भू राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। अब उन्हें कोई भी व्यापार करने के लिए किसी को टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होगी। अब उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, यहाँ से वो भू राजस्व वसूल कर सकते हैं। और इसके बदले उन्हें मुगल सम्राट को जो भू राजस्व वसूलेंगे, मुगल सम्राट पूरे भारत से भू राजस्व वसूलेंगे तो मुगल सम्राट कैसे रहेगा? तो मुगल सम्राट को उन्होंने 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन, 26 लाख रुपए पेंशन दे। पहली बार किसको पेंशन दी गई? मुगल सम्राट शाह आलम को दी। कितनी? 26 लाख रुपए। अंग्रेजों को क्या मिला? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी। ठीक है। इसके बाद भारत का राज्य उनके चरणों में लौटने लगा। अब इधर क्या हुआ? 5 फरवरी 1765 को मीर जाफर की मृत्यु हो गई। 5 फरवरी 1765 को मीर जाफर की मृत्यु हो गई। और मीर जाफर के बाद उसका एक पुत्र था, उसका नाम था नजमुद्दौला। नजमुद्दौला को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना दिया। इस संधि की जो तीसरी शर्त थी वो ये थी कि मुगल सम्राट नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार करे। मुगल सम्राट ने इस पर मोहर लगा। बक्सर का युद्ध हो गया, इलाहाबाद की संधि हो गई और नजमुद्दौला बना इसके बाद नवाब। बंगाल का अंतिम जो नवाब था ना वो मुबारक-उद-दौला था। बंगाल का जो अंतिम नवाब था वो कौन था? मुबारक-उद-दौला। ठीक है। 1775 में था ये लास्ट। और बंगाल की स्थापना की थी मुर्शिद कुली खान ने और ये था अंतिम नवाब। और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज भारत के एक छत्र मालिक हो गए। और इसके बाद कंपनी ने बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत की। इसके बाद कंपनी ने द्वैत शासन की शुरुआत की। द्वैत शासन सबसे पहले कहां लगा? बंगाल। ठीक है। इसके बाद द्वैत शासन बंगाल में। द्वैत शासन का मतलब होता है ड्यूल सिस्टम, दो लोग शासन करेंगे। अंग्रेज पर्दे के पीछे से शासन करेंगे और भारतीय जितने भी गलत काम होंगे उसकी जिम्मेदारी भारतीयों की होगी और ये सारे काम करवाएंगे अंग्रेज। तो मतलब दो लोग शासन करेंगे। दरअसल अंग्रेजों को दीवानी का भी अधिकार मिल गया और दूसरा निजामत का अधिकार मिल गया। ये दोनों अधिकार मिल गए उन्हें, दीवानी का भी और निजामत का भी। अब ये दीवानी का काम भी और निजामत का काम भी वो भारतीयों के माध्यम से करवाएंगे अंग्रेज, लेकिन जिम्मेदारी उनकी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो सोच लो 1772 में एक बार बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा। 1772 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा और लमसम 1 करोड़ लोग मारे गए। इसके बाद भी कंपनी का जो भू राजस्व था वो लगातार बढ़ता गया, उसमें कोई भी रियायत नहीं दी गई। आज इतना ही, कल बात करता हूँ।